बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अशफाक हूँ। इससे पहले भी वी लॉग के ज़रिए आपसे बातचीत करता रहा हूँ मईशत के हवाले से। आज भी मईशत पे ही बात करेंगे। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 9 या 10 मई के बाद 9 या 10 अप्रैल के बाद जो हुकूमत वजूद में आई और उसके बाद से जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू हुआ है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें और भी संगीनी पैदा होते जा रही है। और अब ये आलम हो गया है कि हम जो सियासतदान होते हैं वो पार्लियामेंट में एक दूसरे के मुखालफत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, इतने ज़्यादा मुल्क में सियासी बेयकीनी, सियासी बेचैनी कभी नहीं देखी थी, और जिसकी वजह से लोगों में एक डिस्पॉन्डेंसी सी पैदा हो गई है। उनको पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि उनको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री वो एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत ख़तरनाक हालत है जो डेवलप हो गई है। सियासत में ब्रुटैलिटी आ गई है। एक दूसरे के हम खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे के शक्ल नहीं दे सकते। बात तो करना, एक जगह बैठना तो दूर की बात हो गई है। सवाए हमारे इसके कि किसके खिलाफ मुकदमा दायर करना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना है, इसके अलावा और कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रही है। जो असल पॉलिसी मेकिंग होती है मुल्क की मईशत के हवाले से, वो हमने आउटसोर्स कर दिया है, IMF के हवाले कर दिया है। और अब हमारा सेंट्रल बैंक जो है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटर है। यानी कि पॉलिसी IMF में बन रही है, वो बना के हमें दे देते हैं। हमने क्या करना है जो मैंने आपको बता दिया, सिवाय सियासत करने के और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारने धारने के अलावा और कुछ भी नहीं रहा है हमारे पास। तो जब लोग कहते हैं कि ये माशी पॉलिसी है हमारी और ठीक हो जाएगी, कॉमन सेंस पे इंसान का होता है कि इस ऐसे मार धाड़ के माहौल में, जिसे यह यकीन नहीं पता है कि सुबह में कि दिन के 2 बजे क्या होगा, 5 बजे शाम को क्या होगा, रात के 8 बजे क्या होगा और रात के 2 बजे फिर क्या होगा। तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है। ऐसे हालत में आप समझते हैं कि मुल्क में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बन सकती है, और अगर बन जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाए तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है कि इस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम में कोई मईशत फ्लरिश कर सकती है। ठीक है, जो सियासतदान होते हैं वो अपने पार्टी के मैंडेट के मुताबिक बयान देते रहेंगे कि सब ठीक हो जा रहा है और हम ठीक डायरेक्शन पे हैं, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया तो हमने ये कर लिया। भाई, ना मुल्क ने कभी पहले डिफॉल्ट किया है ना अब करेगा। तो बाकी ये सियासी बातें होती हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि जी फला ने ये कहा है कि हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया, मैंने कहा कि हर आने वाला पिछले वाले को यही कहता है कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। ये सियासी बयान होते हैं, सियासतदान देते रहते हैं, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफॉल्ट किया है, ना अब कर रहा है, और ना आइंदा इंशाअल्लाह करेगा। क्योंकि मैंने तो खुद मैं कह रहा हूँ, जब $400 मिलियन के करीब रिजर्व था, हम उसको मैनेज करते रहे थे। आज भी ये मैनेज होगा और इंशाअल्लाह आगे भी मैनेज होगा। अब देखें कि 10 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान की मईशत जो है टोटली IMF के कंट्रोल में चली गई। इतना ब्रूटल IMF मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं मिड 70s या लेट 70s से आप कह लें IMF के साथ उसको एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी देखता रहा हूँ, और एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बैठकर भी IMF को देखता रहा हूँ। और 1998 से लेकर 2009 तक जो है, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था,
तो उस वक्त भी हैंडल करता रहा हूँ एट द हाईएस्ट लेवल। और अब मैं यूनिवर्सिटी में बैठकर मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बोलता भी रहता हूँ। इतना ब्रूटल आईएमएफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद ही कोई दूसरा मुल्क जो है वो इस तरीके से आईएमएफ की ब्रूटलिटी का शिकार हुआ हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं ये लफ्ज क्यों कह रहा हूँ। इतना ज्यादा देखिए, आईएमएफ का मैंडेट क्या है? किसी मुल्क के कोई मईशत में अगर कोई खराबी पैदा हो जाए, वो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो जाए, उसके पास डॉलर की कमी हो जाए, तो वो डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए आईएमएफ के पास जाता है। तो आईएमएफ का काम है उसको असिस्ट करना, ना कि उनको वहां के लोगों की जिंदगी को अजीरन कर देना, उस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर देना। यह आईएमएफ का मैंडेट हरगिज हरगिज नहीं है। अच्छे है आईएमएफ वाले के मुझ जैसा आदमी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस वक्त नहीं बैठा है, वरना मैं उनको इसी लैंग्वेज में बताता कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत डील किया है। This was not the IMF that I have dealt with in the past. This is a totally brutal IMF. तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो IMF का प्रोग्राम हमने पिछली हुकूमत के आने के साथ ही जो शुरू किया था, बिल्कुल लेट 18 अगस्त को तो पिछली हुकूमत आई थी 2018 में, और उसके बाद सितंबर वगैरह से हम आईएमएफ शुरू हो गए थे। और उसके बाद आईएमएफ का मिशन आया, उसके बाद फिर अगर बातचीत होती रही, हम उनके प्रायर एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते रहे, और होते 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 तो उस वक्त से लेकर 30 जून तक की जो कैफियत है, 30 जून 2022 जो खत्म हुआ है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं आईएमएफ के प्रोग्राम को। अब तक आईएमएफ ने $3 बिलियन हमें दिए हैं, 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर के करीब हमें दिया है आईएमएफ ने। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जो हमारे साल में, आप हैरान होंगे कि अब तक इस मुल्क में $47 बिलियन का कॉस्ट हमने डेट की, पब्लिक डेट की शक्ल में और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में हमने चढ़ा दिया अपने इस मुल्क, इस गरीब मुल्क में। 4.5 बिलियन $4 बिलियन अगर हमें आईएमएफ से मिले हैं, और अभी 1.17 बिलियन मिलना है, और इसमें इतनी तबाही हुई है इस 6th और 7th रिव्यू में कि शायद आईएमएफ की हिस्ट्री में भी कभी किसी मईशत को इतनी तबाही नहीं की गई है जितना ये 6th और 7th रिव्यू का जो कंबाइंड रिव्यू है इस पे किया गया। अब तक $47 बिलियन का कॉस्ट हम पे चढ़ चुका है। इट इज अनबिलीवेबल कि एक गरीब मुल्क जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हुआ और वो आईएमएफ के पास गया, क्या आईएमएफ से बदल दे कि कुछ हम इसका अपने हालत को ठीक करेंगे, वो हालत ठीक होने के बजाय उस पे $6 बिलियन तो भी मिलना है हमें, तो ये तकरीबन $47 बिलियन जो है हम पे कॉस्ट की शक्ल में चढ़ गया। ये अच्छा सौदा था। इसी दिन के लिए मैं मना करता रहा पिछली वाली हुकूमत को कि खुदा के वास्ते ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे, आप सियासी तौर पर भी बर्बाद हो गए और पाकिस्तान की मईशत भी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप बताएं कि क्या हम आज 4 साल पहले जहाँ थे और आज जहाँ खड़े हैं, ये जो पिछला माली साल गुजरा है, मैं 2021 और 22 का उसका जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले 4 साल के जो आईएमएफ के प्रोग्राम गुजरे हैं, $4 बिलियन के करीब हमें आईएमएफ से मिला है, तो ये तकरीबन $47 बिलियन जो है हम पे कॉस्ट की शक्ल में चढ़ गया। किसके मद में डाला है? इंटरेस्ट पेमेंट के मद में और पब्लिक डेट के मद में। सिर्फ 2 पॉलिसी की वजह से, सिर्फ 2 पॉलिसी, एक एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन और दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 2 की वजह से कितनी तबाही हुई है, वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। मैं पब्लिक डेट ले लेता हूं, जो एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन को बता रहा हूं कि उसकी वजह से डेट कितना चढ़ा है हम पे।
2021-22 का ये माली साल है जो 30 जून को खत्म हुआ 2022 में। मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जुलाई और मार्च जो पिछली हुकूमत के खाते में है, और अप्रैल से जून मौजूदा हुकूमत के खाते में है। तो डिवैल्यूएशन के बाद में जो पब्लिक डेट हमारा इजाफा हुआ है, पब्लिक डेट में जो इजाफा हुआ है इस पीरियड में, नॉट ओनली अगेंस्ट डिवैल्यूएशन, लेकिन जो हमने बोरो भी किए हैं इस पीरियड में, उन सबों को मिलाकर जो टोटल पब्लिक डेट में इजाफा हुआ है 2021-2022 के माली साल में 9 महीने में जो इजाफा हुआ है वो 3,365 बिलियन, 3,365 बिलियन, ये हमने 9 महीने में इजाफा किया। अगर इसको मैं 9 महीने में मंथली इसका एवरेज ले लूं 374 बिलियन रुपया पर मंथ। अब मैं अप्रैल से लेकर जून में आते हैं इस मौजूदा हुकूमत ने के दौर में कि इस अप्रैल मई जून 3 महीने में पब्लिक डेट में कितना इजाफा हुआ, 2,716 बिलियन, 2,716 बिलियन 3 महीने में वर्सेस 3,365 बिलियन 9 महीने। तो इस 3 महीने के औसतन इजाफा हमारे कर्जों में किस तरीके से हुआ, आप हैरान होंगे कि 905 बिलियन रुपया, 905 बिलियन रुपया पर मंथ हमारे कर्जे में इजाफा हुआ, एज अगेंस्ट 374 बिलियन। तकरीबन 2.5 से 3 गुना तेजी से कर्जा बढ़ा है इस पिछले अप्रैल से लेकर जून के महीने। क्या कमाल दिखाया है हमने जनाब। अब मैं चूंकि इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, तो मैं उसमें कितना हमने इजाफा किया अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को। 9 महीनों में पिछली हुकूमत ने 408 अरब रुपया 9 महीने में इंटरेस्ट कॉस्ट में इजाफा किया था। इंटरेस्ट कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है वो 408 बिलियन का था। अप्रैल से लेकर जून के महीने में 3 महीने में कितना इजाफा किया हमने, 529 बिलियन, सिर्फ 3 महीने में 529 बिलियन, एज अगेंस्ट 408 बिलियन इन 9 मंथ्स। अगर मैं इसका मंथली आपको एवरेज बता दूं तो पिछली हुकूमत ने जो इंटरेस्ट कॉस्ट में जो इजाफा किया वो 45 बिलियन पर मंथ। इस मौजूदा हुकूमत ने 176 बिलियन पर मंथ का इजाफा किया इंटरेस्ट पेमेंट के बाद। ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आज भी देखिए 15% डिस्काउंट रेट पे हमने पहुंचा दिया। इस नंबर को कोई झुठला सकता है तो झुठला दे। मैं टीचर आदमी हूं, मैं ये बता रहा हूं नंबर के बेस पे कि मैं कंपैरिजन कर रहा था सिर्फ क्या हुआ है। अब आप देखें 45 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट के बाद में पिछली हुकूमत ने पर महीने पर मंथ उसमें ऐड किया इंटरेस्ट कॉस्ट में, फिर उन्होंने 176 बिलियन किया। बातें हम करें तो सोच समझ के क्या करें। अब मैं जो बताना चाहता हूं, मैं हर बार एक चीज को कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। ये खराब हो नहीं रहा है, इसको किया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने यहाँ जो हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो कोई 12 से 13 दिन का रिजर्व हम रखते हैं। उसके लिए डॉलर भी चाहिए होती है, जगह भी चाहिए होते हैं उसको पार्क करने के लिए, रखने के लिए अपने रिजर्व में। हमने 30 दिन का रिजर्व पहुंचाया, 30 दिन, और ऐसे टाइम पे किया जब यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद ऑयल की कीमतें बढ़कर $100 से ऊपर की तरफ जा चुकी थी, और ऐसे मौके पे हमने पागलों की तरह तेल इंपोर्ट किया, पागलों की तरह। मैं अब आपके स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं। 2021-2022 में औसतन जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट है वो तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल पर मंथ है, 5.5 मिलियन बैरल पर मंथ।
मई के महीने में हमने कोई 5.8 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया, औसत से ज्यादा। और जून के महीने में 8.3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया, 8.3 मिलियन बैरल। तो अब जब वो आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में एक्सचेंज रेट पागलों की तरह ऊपर जा रहा था, रोज कभी 10 रुपया, कभी 12 रुपया, गिरते गिरते 242 245 रुपया पर डॉलर पे पहुंचा। ये क्यों पहुंचा? कि जब ऑयल का टैंकर आके लगा पाकिस्तान में तो पीएसओ को पेमेंट करनी थी उनको, तो अब कहां से पेमेंट करें? डॉलर अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो डॉलर कहां मिलेगा इनको? इंटरबैंक से जाके लेंगे, हमारे कमर्शियल बैंक से लेंगे। और कमर्शियल बैंकों ने खूब मांगी, कीमत वसूल की और रोज जा रहा ऊपर। उस वक्त स्टेट बैंक भी आंख बंद करके बैठा हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, सब आंख बंद करके बैठे हुए थे। मंशा क्या था? चीजों को खराब किया। मंशा क्या था? चीजों को खराब किया जाए। एक लफ्ज किसी ने किसी जगह पे कोई नहीं बोल रहा था, ना कोई वजीर बोल रहे थे, ना वजीर आजम साहब बोल रहे थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा था, ना गवर्नर सेंट्रल बैंक बोल रहा था। सबने चुप साध दी थी। मंशा है चीजों को खराब करना। और जो हशर हुआ एक्सचेंज रेट का वो हमारे सामने है। और आज तक हमारे स्टेट बैंक ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे इस एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन में। उस वक्त स्टेट बैंक ने आंख बंद करके रखा हुआ था जब ये हाराकारी मची हुई थी एक्सचेंज मार्केट में, तो आज तक नहीं हुआ। मैं अभी भी अपील करता हूं, खुदा के वास्ते इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ताकि आइंदा ये खेल कोई बैंक का ट्रेजरर या फॉरेक्स एसोसिएशन वाले ये ना कर सके। मैंने अपने जमाने में किया था। ये गालिबन 2004 या 5 का है। उस वक्त की मूवमेंट होती थी, वो 2 पैसे ऊपर चले गए, 3 पैसे नीचे आ गए, 5 पैसे 7 पैसे, वो पैसों में ऊपर मूव करते थे। तो एक दिन वो एक रुपया चला गया, 62 से 63 हो गया, फिर 63 से 64 हो गया। बहुत सारे जराए से पता किया और हमने भी आइडेंटिफाई किया कि 3 इसमें बैंक के ट्रेजरर इन्वॉल्व थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज साहब से उन्होंने कहा इन तीनों बैंकों के सदूर से तो बातें करो। मैंने उनको बताया कि आपके लोग ये कर रहे हैं और आपने एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ में, तो कल हम एक्शन लेंगे और फिर आप हमें कंप्लेन भी कीजिएगा। आप यकीन करें कि उसी दिन में उनको एक्शन हुआ। एक को मुल्क बदर किया गया, 2 जो ट्रेजरर थे उसको हटा दिया गया, वापस आ गया एक्सचेंज रेट अपनी जगह पे। आज हम क्यों नहीं करते? खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मैंने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये नहीं बताना चाहता हूं कि कहां कहां खटखटाया, लेकिन सब खामोश बैठे हुए। आज तक एक भी पता नहीं चला कि किसने ये हरकत की है, किस इसकी वजह से क्या हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। तो मैं अपील करूंगा दोबारा उन तमाम लोगों से जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो कर सकते हैं, कि वो इन्वेस्टिगेट करें, आइंदा किसी की जरूरत न हो ये काम करें। तो इस तरीके से आप सोचें कि जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार हो, वहां पर तेल 103% उसमें इंक्रीज, इंपोर्ट में वैल्यू टर्म में 103% इंक्रीज। ये मतलब ये आदमी सोच नहीं सकता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? जानबूझ के खराब किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? कि पाकिस्तान को जितना से ज्यादा वल्नरेबल बना दिया जाए, कि बाहर से जो भी डिक्टेशन हो हम कहेंगे यार हम तो कुछ कर नहीं सकते, अगर नहीं करेंगे तो ये तबाही होगी, हम अमन सदकना सर झुका देते हैं उनके सामने। इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा बाहर के लोगों को कि एक 220-225 मिलियन वाले न्यूक्लियर पावर मुल्क वो दस्त नगर हो जाए एक अदारे का। पाकिस्तान इस तरीके इसके लिए तो नहीं बना था कि हम भिखारियों की तरह मांगते रहेंगे, ज्यादा $1 बिलियन यहाँ से मांग रहे हैं, बिलियन वहां से मांग रहे हैं।
भाई हम मांग मांग के अगर लाए तो जहां रखेंगे उसके पेंदे में भी सुराख है, आप डालते जाएंगे वो निकलते जाएगा, हम यही खड़े रहे, फिर मांगेंगे हम। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं, इकोनॉमी को बेहतर करना है, ये जो लीकेजेस हैं आपके बैलेंस पेमेंट में, इसको रोके। और लीकेजेस से मुराद है इम्पोर्ट। मुझे अच्छा लगा कि हुकूमत वक्त ने कुछ आइटम पे को बैन किया, कुछ पे ड्यूटी लगाई, और एलसी वगैरह नहीं खुल रहे थे, बहुत कुरान भी बचा हुआ था। मैंने सिर्फ ये सजेस्ट किया हुआ था कि सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंपटीशन पॉलिसी, यही मैंने हमेशा किया, यही मेरा यह था कि आप सिलेक्टिव हो और अग्रेसिव हो इंपोर्ट कंपटीशन में। मैंने ये कभी नहीं कहा कि एक क्रॉस द बोर्ड आप इंपोर्ट को कर दें, उससे मुल्क की मैशत बैठ जाए। एक क्रॉस द बोर्ड करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने घर को बंद कर दिया। जब बंद कर देंगे, बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा, बिजली का बिल कम हो जाएगा। आप कहेंगे देखिए माशाल्लाह हमने अपने बिजली का बिल कम कर दिया। भाई आपने अपने घर को भी बंद कर दिया था, तो क्या आप अपनी मैशत को बंद कर देना चाहते हैं? मैशत का गिरा बंद कर देना चाहते हैं ताकि कोई चीज इंपोर्ट ही ना हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए? ये तरीका नहीं है। वो एक बच्चा सा गवर्नर हमने बैठाया हुआ है, उसको जो बाहर से इंस्ट्रक्शन मिलता है वो उस पर किए चला जा रहा है। अब जो एक डायरेक्शन लिया गया था कि कार के इंपोर्ट पे था, सेल फोन पे था, और लग्जरी आइटम्स पे भी बहुत पाबंदी लगा दी गई थी। हुक्म आया कि खत्म करो इसको, क्योंकि पॉलिसी हम नहीं बना रहे हैं। ये गलती हमने की पॉलिसी बनाने की, तो जो असल बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि खबरदार, ये तुम नहीं बना सकते हो पॉलिसी, तुमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो हम वापस ले गए, तो सारे जितने भी लग्जरी आइटम्स पे हमने रोका हुआ था उसको हम वापस ले रहे हैं, बैक टू स्क्वायर वन। मंशा है चीजों को खराब करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब रहेगा तो पाकिस्तान आईएमएफ में जाएगा, उससे निकल नहीं सकता। आप इकदाम करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और कंट्रोल में लाने का मतलब हुआ कि आप आईएमएफ से निकलेंगे, ये कैसे हो सकता है? आप पॉलिसी आप तो नहीं बना रहे, पॉलिसी कोई और बना रहा है। देखिए मुल्क का सोचे, मुल्क का सोचे। मुल्क है तो सियासत भी है, मुल्क है तो पार्लियामेंट भी है, मुल्क है तो सियासतदान भी है, मुल्क है तो हम जैसे टीचर भी है, इकोनॉमिस्ट भी हो। मुल्क का सोचे। मुल्क बहुत तबाही पे चला गया, दहाने पे। कोई इस वक्त आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बन सकती है। अगर कोई जिद में है कि नहीं हम बना कर दिखाएंगे इसको और मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे, वो गलती पे है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो गलती पे ना करें ये काम। मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, काश मेरी बातों को तवज्जो दे दिया करें। अगर माजी में मेरी तवज्जो देते तो आज पाकिस्तान को यह दिन देखना नहीं होता। सिर्फ मैं तन्हा था, शायद इसलिए किसी ने नहीं दिया कि यार ये तो एक ही शख्स बोल रहा है कि आईएमएफ में ना जाओ, आईएमएफ में ना जाओ। बाकी तो सब बोल रहे थे। आज वो सब कहाँ हैं जो कहते रहे थे कि जी अगर नहीं गए तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तबाही हो जाएगी पाकिस्तान की? आज वो लोग कहाँ हैं? जो मना करता रहा कि ना जाए, वो आज भी आपके सामने बैठा हुआ है और आज फिर अपील कर रहा है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाले। ये जो है, ये लॉक जाम जो हुआ है मुल्क में, जो सियासत में ब्रुटैलिटी आ गई है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं, खुदा के वास्ते इससे बचे। अना और जिद छोड़ दे, मुल्क की खातिर छोड़े अना और जिद। Election is the only solution. Election, free, fair, and transparent election is the only and the only solution. The sooner, the better. अगर माजी की तरह मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दी तो फिर पछताएंगे। आप फिर पछताएंगे। मुल्क एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पे चला गया।
इक्विलिब्रियम से हम एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पे चले गए हैं। जितना देर होगा इसको वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, उतना ही हम अपने मरकज से दूर हटते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी एक डायनामिक्स होती है। जिस इक्विलिब्रियम की एक डायनामिक्स होती है कि वो दूर हटता चला जाता है अपने महवर से। हमें वापस लाना है महवर की तरफ, और एक ही तरीका है उसका वापस लाना, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। खुदा के लिए एक मरतबा करके दे दो, इस मुल्क को बचा लो, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट। जो जीतता है उसके हवाले करो, और वो कि जी आप जाने, मुल्क की मैशत जाने, मुल्क के फॉरेन पॉलिसी जाने, मुल्क की सियासत जाने, आप लोग, आपको अवाम ने इलेक्ट किया है, आप चलाएं उसको। लेकिन अगर जिद और अना में हम उतरे हैं तो ये मुल्क बहुत बर्बाद हो गया। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी तबाही पे हम चले जाएंगे। अभी भी वक्त है पलटने का, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ वापस आने। खुदा के वास्ते तवज्जो दे, पाकिस्तान की खातिर तवज्जो दे, पाकिस्तान को बचाएं, और इस शख्स के बातों पे तवज्जो दे। माजी में नहीं दिया तो ये नुकसान हम उठा रहे हैं। आज भी अगर मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दिया तो बहुत नुकसान होगा, मुल्क बहुत नुकसान होगा। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचा ले। थैंक यू वेरी मच।